My dear student, well wishes to you all. We are going to start here science. Chapter is periodic classification of element. Periodic classification of element. This chapter, periodic classification of element, almost सभी बोर्ड में क्लास 10th में है, लगभग सभी बोर्ड में। और हम एलिमेंट्स के बारे में बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, नो डाउट। बट महाराष्ट्र बोर्ड में अगर हम देखें तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट 4 मार्क्स में विदाउट ऑप्शन आता है, 4 मार्क्स का, और ऑप्शन के साथ 6 मार्क आता है। और ये साइंस 1 का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन है, बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट हियर ग्रेविटेशन। आई एम स्टार्टिंग केमिस्ट्री पार्ट बिकॉज आई एम MSc in chemistry। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को हम पढ़ेंगे। उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। समझिए, स्टार्टिंग से क्या होता है उसको समझते हैं हम लोग। आपने सर स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में पढ़ा होगा, ढेर सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा होगा। उन लोगों ने अर्थ के बारे में बताया है कि ओरिजिन ऑफ अर्थ क्या है, क्योंकि जब ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ तभी एलिमेंट आए जिन्हें हम जानते हैं। तो नो डाउट आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट द हिस्ट्री पार्ट। Approximately 4.5 billion years ago, the universe is very compact spheres of gas। पूरा यूनिवर्स बहुत कॉम्पैक्ट गैस का एक गोला था, स्फीयर था। अचानक उसमें विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है, और उस एक्सप्लोजन की वजह से उसके इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पार्ट्स, टुकड़े बनते हैं। लाखों करोड़ों टुकड़े बन जाते हैं। आपने कभी पटाखा फूटते हुए देखा होगा कि जब पटाखा फूटता है तो उसके टुकड़े बड़ी तेजी से एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं और दूर जाकर कहीं गिरते हैं। यहां पे क्या हुआ, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। उसकी जो एनर्जी थी, एक्सप्लोजन हुआ और उसके जो टुकड़े थे वो बहुत स्पीड से एक दूसरे से दूर चले गए, और वो टुकड़े एक्सप्लोजन की वजह से उसके डेंसिटी में डिफरेंस आया, और उसकी वजह से छोटे बड़े ढेर सारे हेवनली बॉडीज बने। स्टार बना, मून बने, अर्थ बना, और एक दूसरे से दूर भागते ही रहे। उसमें एक बड़ा टुकड़ा था जिसे हम सन के नाम से जानते हैं। यह सन बहुत बड़ा था। इसके आसपास के जो टुकड़े थे, सन का मास बहुत ज्यादा था। बहुत बड़ा होने की वजह से इसके आसपास के हेवनली बॉडी इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, और चूंकि वो मोशन कर रहे थे और इसलिए वो सन के चारों तरफ मूव करने लगे। सन और उसके आसपास के जो हेवनली बॉडी जो उसको चारों तरफ मूव कर रहे थे, उन्होंने सोलर सिस्टम बनाया। इसी हेवनली बॉडी में एक प्लैनेट बना जिसे हम अर्थ के नाम से जानते हैं। जब एक्सप्लोजन होती है तो आग लगता है। आग लग गई थी, सभी के सभी प्लैनेट, स्टार, जो भी टुकड़े थे सब जल रहे थे, आग की लपटें निकल रही थी। सन के साथ, अर्थ के साथ भी ऐसा था।
फिर क्या हुआ, अर्थ में ढेर सारे मटेरियल्स थे। अब कोई चीज गर्म जब होती है तो हल्की चीजें ऊपर आ जाती हैं। तो अर्थ के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट थे, जो भी मैटर थे, उसमें जो हल्की चीजें थी ऊपर आ गई। तो हल्की चीजें क्या थी, गैसेस। गैसेस थी, और वो गैसेस जब ऊपर आई तो ऊपर जाने लगी। लेकिन कितना ऊपर जाएंगे, अर्थ के सरफेस से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि अर्थ भी एक बड़ा प्लेनेट है, उसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स था। उस ग्रेविटेशनल फोर्स ने उन गैसेस को अपनी तरफ खींच के रखा, आज भी उन गैसों को खींच के रखा है। और इस तरह से गैस के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ गैसों का एक स्फीयर बना, जिसे हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। उन एटमॉस्फेयर में जो गैसेस थी उसमें N2 था, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया था, मीथेन जैसी गैसें थी, और वाटर वेपर के फॉर्म में भी था। अब आप बताइए, जब नीचे, जब अर्थ के सरफेस पे आग लगी हो और वाटर जो वेपोराइज होके गैस के फॉर्म में ऊपर गया, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर जाते 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 थोड़ी ऊपर गया जब, तो ठंडा हो गया, और ठंडा होने की वजह से वो क्लाउड बना, और क्लाउड की वजह से रेनफॉल हुआ। अर्थ के सरफेस पे जब पानी गिरेगा और अर्थ का सरफेस एकदम हॉट है, आपकी लपटें निकल रही हैं, क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स जब अर्थ के सरफेस पे आते हैं तो अगेन वेपराइज हो जाते हैं, और वेपराइज होके ऊपर जाते हैं, फिर क्लाउड बनता है, फिर भयंकर बारिश होती है, रेनफॉल होता है, और फिर अर्थ के सरफेस पे ड्रॉपलेट गिरते हैं। आप हजारों हजार साल तक पानी का भाप बनना, वेपर बनना, ऊपर क्लाउड, और क्लाउड से रेनफॉल, ये प्रोसेस लगातार थाउजेंड्स ऑफ ईयर होते चलते गए। धीरे धीरे इस प्रोसेस में अर्थ कूल होती गई, ठंडा हो गया। अर्थ पे जो छोटे छोटे गड्ढे थे, या बड़े बड़े गड्ढे कह लीजिए, उसमें सब पानी भर गया, और जो अर्थ का उभरा हुआ सरफेस था, उठा हुआ सरफेस था, जो एल्टीट्यूड थे, वो हम जानते हैं आज अर्थ क्रस्ट है या माउंटेन्स है। अब आप समझिए, जब ये प्रक्रियाएं चल रही थी, अगर थोड़ा बैक में जाते हैं, तो जब वेपर जाता था, क्लाउड बनता था, तो क्लाउड की वजह से, क्लाउड जब एक दूसरे के पास आते थे, बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, जब उनमें चार्जेस डेवलप होते थे, हम इसको लेटर ऑन सीखेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी जब हम पढ़ेंगे, तो उनमें जब अपोजिट चार्ज की वजह से जो इंड्यूस चार्ज होते थे, उसकी वजह से क्लाउड एक दूसरे के बहुत नजदीक आते थे, बड़ी स्पीड में आते थे, और जब टकराते थे तो बिजली चमकती है, जिसको हम थंडरिंग कहते हैं। बिजली चमकती थी, बिजली के चमकने की वजह से एटमॉस्फेयर के अपर सरफेस पे, एटमॉस्फेयर के अपर सरफेस पे बहुत हाई टेम्परेचर डेवलप होता था, और इस हाई टेम्परेचर की वजह से वो जो गैसेस थी आपस में रिएक्ट करती थी एटमॉस्फेयर की, और उस रिएक्शन की वजह से एक लिविंग चीज बनता है, एक लिविंग मटेरियल बनता है, जिसको आप सभी न्यूक्लिक एसिड जानते हैं। न्यूक्लिक एसिड बन गया, आरएनए डीएनए जिसको कहते हैं। आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड या रिबोलोज ने, और डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से, के फॉर्म में दो तरह के, पहली बार लिविंग मटेरियल का निर्माण होता है। आपको मालूम होगा, डीएनए एंड आरएनए आर द लिविंग मॉलिक्यूल्स, और वाटर ड्रॉपलेट के साथ, ये पानी के साथ नीचे आते रहे। इधर धरती ठंडी हो गई, बड़े बड़े गड्ढे
में पानी भर गया, उभरा हुआ उस हिस्सा जो था अर्थ क्रस्ट बन गया, और ये पानी जो बड़े बड़े गड्ढों में भरे हैं, आप इन्हें ओशंस के नाम से जानते हैं, महासागरों के नाम से जानते हैं। इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक है, इनको आप सब जानते हो। इन ओशन में जो पानी है, उस पानी में ये न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट है। न्यूक्लिक एसिड ऑयली नेचर का होने की वजह से ये वाटर के सरफेस पे था। आपने देखा होगा पानी में अगर आप ऑयल डाल दीजिए तो पानी के ऊपरी सरफेस पे ऑयल तैरता रहता है, वैसे ये भी तैरते रहते थे। और समुद्र में लहरें आती हैं, लहरों की वजह से एक जगह नहीं रह पाए सब ऑयल ड्रॉपलेट्स, न्यूक्लिक एसिड के ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे ड्रॉपलेट में थे। टाइम आगे बढ़ता गया, इन छोटे छोटे ड्रॉपलेट के चारों तरफ एक लेयर बन गई, जिन्हें हम सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, इपीब्लेमा, कई नामों से जानते हैं। जब सेल मेम्ब्रेन बन गया तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पानी में डेवलप हो, और इसीलिए हम कहते हैं जल ही जीवन है, क्योंकि जीवन की शुरुआत, लाइफ की ओरिजिन सबसे पहले वाटर में हुई। समय बीतता गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुए, बट ये पानी में ही थी। और पानी में, वाटर में रहने वाले एनिमल्स को हम एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। तो एक्वेटिक लाइफ बना। लेकिन समझिए, इन एक्वेटिक लाइफ में जब लहरों के साथ ये आते थे बहते हुए, तो लहरें अर्थ क्रस्ट पे आती थी, पानी तो निकल जाता था लेकिन ये छूट जाती थी। और कोई भी लाइफ जो मोस्टली एक्वेटिक है, उनमें स्विमिंग एक तरह का लोकोमोशन जो है वो स्विमिंग की वजह से है, जो वो तैरते हैं। तो जब ये तैरने वाले जो एनिमल हैं वो अर्थ क्रस्ट पे छूट जा रहे हैं और पानी चला जा रहा है, तो इनको जीने में तकलीफें हुई। ये जमीन पे ही ऐसे ऐसे रेंगा करते थे, कुछ समय बाद दम तोड़ देते थे। ये भी प्रक्रिया हजारों साल तक चली, और डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी ने इनको सेलेक्ट कर लिया। नेचर ने सेलेक्ट किया कुछ एनिमल अब पानी में भी रह सकते थे और जमीन पर भी रह सकते थे, अर्थ सरफेस पे रह सकते थे। मीन्स वो एक्वेटिक भी हो गए और टेरेस्ट्रियल भी हो गए। ऐसे एनिमल्स को हम एम्फीबियंस कहते हैं। तो सैपियंस के बाद एम्फीबियंस आ गए, एक्वेटिक के बाद एम्फीबियंस। वो पानी में भी रह सकते थे, जमीन पे भी रह सकते थे, बिकॉज नेचर ने उन्हें सेलेक्ट कर लिया। समुद्र के किनारे ये एम्फीबियंस रहे। जमीन पर समय बीतता गया, हजारों हजार साल बीते, लाखों साल बीते। ये जमीन पे रहने वाले एनिमल जमीन पर ही रेंगने लगे। अब आप समझिए, जैसे स्नेक है, सांप जमीन पर रेंगता है, ऐसे एनिमल का ओरिजिन हुआ। और जब जमीन पर रेंगने लगे तो आप सोचिए, आगे बढ़े, समुद्र को छोड़कर आगे बढ़े। लाइफ अर्थ पे ओरिजिन हो गई, प्लांट डेवलप हो गए, एनिमल डेवलप हो गए। क्योंकि जो ओशन में आप जो लाइफ थी वो एक्वेटिक भी थी, और एक्वेटिक लाइफ जो ओशन में था वो दो तरह का था। वहां पे प्लांट भी थे और एनिमल। प्लांट डेवलप हुए, प्लांट के डेवलपमेंट से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे। तो जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, जो शुरू का एटमॉस्फेयर था अर्थ का, वो उसमें रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन था नहीं। लेकिन जब प्लांट डेवलप हुए तो प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन, तो एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ता गया, उनकी सांद्रता बढ़ती गई। एटमॉस्फेयर में जब कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले से ही मौजूद था, क्योंकि वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, और ऑक्सीजन के बढ़ने से ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा, और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर ऑक्सीजनिक एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो गया।
ऑक्सीजन भी हो गया, प्लांट एनिमल लाइफ जमीन पर आ गए, और जब जमीन पर आया और रेंगने वाले जो रेप्टाइल्स बने, पहले तो सेपियंस, उसके बाद एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल। रेप्टाइल मतलब रेंगने वाले। लेकिन जब जंगलों की तरफ गए तो पहाड़ थे, चट्टाने थी, रॉक्स थे, और नुकीले अलग अलग शेप के थे। अब अंदाजा लगाइए कि जब कोई रेंगने वाला एनिमल किसी नुकीले चट्टान के ऊपर से गुजरेगा तो उसका जो नीचे वाला सरफेस है, जिसे हम वेंट्रल रीजन कहते हैं, बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे कि जो सिरा, जो साइड मुंह की तरफ होता है उसको हम वेंट्रल कहते हैं, और मुंह के जस्ट अपोजिट जो होता है उसको हम डार्सल कहते हैं। साइड में जो होता है उसको लैटरल कहते हैं। तो जो वेंट्रल रीजन था उनका, वो चट्टान पर जाने के लिए से फट सकता था। तो ये जो एनिमल थे, ये थोड़ा उठकर जमीन छोड़कर चलने की कोशिश की। इनके अंदर एक अर्ज जनरेट हुआ, और जब अर्ज जनरेट हुआ तो इनके बॉडी में लाखों हजारों साल बाद छोटे छोटे पैरों जैसे उभार आए, लेग्स बन गए। जैसे छिपकली में देखिए, क्रोकोडाइल में देखिए, एलिगेटर में देखिए, इन सब में पैर, लेग्स। और चेंज हुआ एटमॉस्फेयर, ओरिजिन की स्टोरी और आगे बढ़ी। अब आप देखिए, ये जो रेप्टाइल्स हैं, अब यहाँ पे इनमें थोड़ा विभाजन हुआ। मैं थोड़ा ब्रीफ में करना चाहता था। रेप्टाइल्स में कुछ ऐसे रेप्टाइल्स थे जो जमीन पे अपना भोजन, फूड ले लेते थे, और कुछ ऐसे थे जो प्लांट पे चढ़ना चाहते थे। एक कोशिश होती है, एक अर्ज निकलता है कि हम ऐसा करें। उन्होंने भी ऐसा किया। कुछ रेप्टाइल्स थे जो प्लांट्स पे ऊपर चढ़ जाते थे, और जब ऊपर चढ़ जाते थे तो उसमें गिरते भी थे चढ़ने के दौरान, क्योंकि ये एक फर्स्ट अटेम्प्ट था, और जब कोई पहली बार कोशिश करता है तो गिरता ही है। पहली बार जब कोशिश व्यक्ति करता है तो सीखता है, और गिर कर जो सीखता है, आपको मालूम है कि वो सबसे अच्छा सीख लेता है। निश्चित रूप से इस प्रोसेस में जब वो क्लाइंब करते थे पेड़ों पर तो गिरते थे, और जब वो गिरते थे तो उनको और अच्छा लगता था। आप हवा में गिर रहे हैं, एयर में, तो एक अलग अनुभूति होती थी, एक अलग फीलिंग होती थी। ये प्लांट के ऊपर चढ़ जाते थे और वहां से जंप करते थे, और जब जंप करते थे तो इनको मजा आता था। ये अपने पैरों को फैला लेते थे, जो लेग्स थे, और उससे जब उतरते थे तो ये जो पैर थे, लाखों, ऐसा प्रोसेस चलता गया हजारों साल, और ये जो पैर थे उनके वो फैलने लगे, एंड दैट कन्वर्ट इनटू फेदर, पंख बन गए, और रेप्टाइल से एक नया एनिमल का जनरेशन हुआ, जिन्हें हम बर्ड्स कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है, जिन्हें हम आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। वो भी बना, और बाद में बर्ड्स बना। एक बहुत बढ़िया फेमस क्वेश्चन लोगों से पूछा जाता है कि पहले मुर्गी है कि पहले अंडा। अब आप बताइए, पहले मुर्गी आई कि पहले मुर्गी का अंडा आया? ये प्रश्न है। अगर पहले मुर्गी आई और अंडा आया तो इसमें थोड़ा फर्क है, क्योंकि अंडे तो उसके बहुत पहले से चले आ रहे हैं। पहले मुर्गी आई कि पहले मुर्गी का अंडा? इसका जवाब है कि पहले मुर्गी है। क्यों? क्योंकि जब पहली बार जब बर्ड्स बना होगा, पूर्ण रूपेण, जिसके हम कहते हैं कंप्लीट बर्ड्स बना होगा, तो उसने जब अंडे दिए होंगे तो उसका जनरेशन आ गया है। तो निश्चित रूप से पहले मुर्गी बनी और फिर बाद में मुर्गी का अंडा। वैसे पहले बर्ड्स बने, एक ही स्पीसीज बर्ड की बनी होगी जो कंप्लीट रही होगी, और अगर वो कंप्लीट बर्ड पहली होगी तो उसने जब अंडे दिए होंगे तो उसका कंप्लीट फॉर्म मिला होगा। उसके पहले भी अंडे थे लेकिन उसके अंडे नहीं थे, क्योंकि ये प्रोसेस था। इसमें हर जनरेशन बाय जनरेशन एक चेंजेस बनता गया, और ये चेंजेस जब एक्यूमुलेट हो गए, इकट्ठा हो गए, तो हजारों साल में किसी स्पीसीज में, जब हजार साल में जब चेंजेस जनरेशन टू जनरेशन जब आगे बढ़ते हैं,
और वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, तो हजारों साल बाद एक नई स्पीसीज बनती है जो हजारों साल पहले की स्पीसीज से पूरी तरह से भिन्न होती है, डिफरेंट होती है। तो इधर रेप्टाइल से एक ब्रांच निकलती है जो बर्ड्स को जनरेट कर देती है। और वो रेप्टाइल्स जो जमीन पे ही रहते थे, भारी भरकम शरीर वाले थे, प्लांट पे नहीं चढ़ सकते थे या चढ़ने की कोशिश नहीं करते थे, ये जैसे आपने देखा होगा डायनासोर, ऐसी कुछ प्रजातियां थी। इनमें एक स्पेशल टाइप का एडाप्टेशन आता है, एक अनुकूलन आता है कि ये जो एनिमल थे ये अपने फूड के लिए जमीन पे ही उपलब्ध फूड को लेते थे। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि अगर कोई एनिमल जमीन पे फूड ना पाए तो क्या होगा। निश्चित रूप से प्लांट को कोशिश करेगा कि हम बिना चढ़े उन, अगर वो शाकाहारी है, हर्बीवरस है, तो उनको खाने की कोशिश करेगा। जो प्लांट के जो लीव्स नीचे आए हुए हैं जमीन से, किसी थोड़ी ही ऊपर पे हमको खाने के लिए, तो निश्चित रूप से इस प्रोसेस में वो अपने आगे वाले पैरों को उठा लेगा और पीछे वाले पैरों के सहारे और अपनी पूंछ को जमीन पर अड़ा देगा और खड़ा हो जाएगा। इस तरह की कोशिशें शुरू हुई उन रेप्टाइल्स में, और ऐसा करने में उनको भी एक अच्छा फीलिंग, एक गुड फीलिंग लगता था, शायद मजा आता रहा हो, बिकॉज हम तो इमेजिनेशन कर सकते हैं, साइंटिस्ट लोगों ने इमेजिनेशन किया है। इसके बाद क्या होता है, और इस तरह से कुछ एनिमल अपने पीछे वाले पैरों पर खड़ा हो गए और आगे वाले पैरों का सहारा कम लेना शुरू किया। बाद में ये आगे वाले पैर जो थे, जो 4 लिम्ब थे, जिन्हें ये रिड्यूस होते गए, इनका स्ट्रक्चर बदलता गया और गिलहरी जैसे, आज भी गिलहरी देखिए पीछे वाले पैरों पर बैठ के आगे वाले पैरों से कोई भी फ्रूट होता है उसको खाती है। गिलहरी जैसे एनिमल बने, और गिलहरी जैसे एनिमल में हजारों हजार साल बाद जब नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू डेवलपमेंट हुआ तो मंकी जैसे एनिमल बने। और आप जानते हैं कि मंकी में भी बहुत एडाप्टेशन होगा, 10th में हम पढ़ेंगे भी आगे कि ये मंकी जैसे एनिमल से एक इंसान बनता है, ह्यूमन, जिन्हें हम होमो सैपियंस कहते हैं। और जब एक होमो सैपियंस बनता है तो उनमें एक नया परिवर्तन आता है, और एक ऐसा परिवर्तन जो इस मानव को, जो इंसान को, जो मैन को, होमो सैपियंस को सबसे अलग बना देती है, सबसे डिफरेंट बनाती है, वो है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। इनमें भाषा का विकास हुआ। इतनी कड़ी में नहीं जाएंगे, लेकिन एक छोटा सा समझिए कि जो शुरू का मानव रहा होगा कैसा रहा होगा। वो जंगल में भटकता रहा होगा, उसने देखा होगा जल में अपनी परछाई देखी होगी, पानी पीते समय तालाब में कहीं भी जब प्यास लगता होगा, जाता होगा, उसने अपनी परछाई, अपना इमेज देखा होगा, अपने आप को समझा होगा। और जब उसने अपने आप को पहली बार देखा होगा तो जो उसके सामने उसी के जैसा दूसरा जब स्पीशीज दिखा होगा तो उसको लगा होगा कि ये तो हमारे जैसा है। और इस तरह से इंसानों के बीच एक एसोसिएशन बनता है, एक बॉन्डिंग बनती है, और उस एसोसिएशन की वजह से ये साथ समूहों में रहने लगते हैं, क्योंकि इनको जंगली और चीजों से डर से बचने के लिए समूह में रहने लगे। अब आप समझिए कि जंगल में 2-4 होमो सेपियंस का समूह जा रहा है, भूख लग गई है, और आप इमेजिन करिए कि अगर उसको कोई फ्रूट दिखा होगा, कोई एक गया होगा, उसको तोड़ा होगा, तोड़ के खाया होगा और मर गया होगा, क्योंकि जहरीला फूड है, उनको पता नहीं है कि इसका क्या नेचर है। स्टार्टिंग में देखिए मर गया होगा, उसके जो साथी दोस्त होंगे वो उसके पास गए होंगे, हो सकता है 2-4 लोगों ने खाया हो, जिसको भूख लगी हो खा लिया हो, जिसको नहीं लगी हो नहीं खाया हो, और जो लोग ने खाया वो मर गए, और जो बचा वो देखे और उस फ्रूट को ध्यान से देखा, अरे ये तो बहुत जहरीली चीज है, इसको खाने से लोग मर जाते हैं। वेट किया होगा 1 दिन 2 दिन अपने साथियों को और आगे बढ़ गए होंगे। कितनी कुर्बानियां दी होगी उन्होंने नेचर को समझने में।
आप इमेजिन नहीं कर सकते। जिस चीज को खाने से वो मरे नहीं होंगे, उनकी इमेज, उनका प्रतिबिंब वो अपने मन में बैठा लिए होंगे। ये चीज खाने से हम मरेंगे नहीं, ये हमारे लिए अच्छा है। और उसी चीज को जगह जगह ढूंढते होंगे, जब भी वो दिखती होगी वो उसको खा लेते होंगे। और जिन जिन चीज़ों से उनका जो अनुभव था, एक्सपीरियंस था, जिनको खाने से मर सकते हैं, वो इस तरह से इंसान ने नेचर को सीखना शुरू किया, नेचर की चीज़ों को समझना शुरू किया। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, आविष्कार होने शुरू हुए। अब हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि बहुत सी चीजें ढूंढी गई, पहिए का आविष्कार हुआ, इंसान समूहों में रहने लगा, अपोजिट सेक्स क्लोज आए होंगे, पीढ़ी आगे बढ़ी होगी निश्चित रूप से। लेकिन इसी दौरान एक और घटना घटी, क्योंकि प्लांट ही प्लांट थे चारों तरफ, एनिमल बहुत थे, खाने की कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन फिर भी इंसान जब घर बना के रहने लगा होगा, इसी दौरान उसने जमीन को लकड़ी से, पत्थर से कैसे भी खोदा होगा, अपने आसपास की चीज़ों को पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा, तो उसको एलिमेंट मिले होंगे। शायद लोहा मिल गया हो, तांबा मिल गया हो, आयरन मतलब कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब एलिमेंट मिले होंगे। और जब एलिमेंट मिले तो उनकी संख्या बढ़ती गई और धीरे धीरे मानव सभ्यता, मानव जो ह्यूमन सिविलाइजेशन था, डेवलप होने लगा। और कितनी बड़ा टाइम चला गया, और आज हम 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं और हमारे सामने ढेर सारे एलिमेंट हैं। जब शुरू के शुरू कुछ एलिमेंट आए, कितना टाइम हुआ, कितने एलिमेंट आए होंगे, न जाने कितने एलिमेंट ढूंढ लिए। और इस तरह से हमारा सिविलाइजेशन आगे बढ़ा। ईसा मसीह के जन्म के पहले की सिविलाइजेशन, ईसा मसीह के जन्म के बाद धीरे धीरे, सोचो, फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, फोर्थ, ऐसे ऐसे करके 13, 14, 15 सेंचुरी आया। और इसी दौरान 19th सेंचुरी आ गया। और 19th सेंचुरी के समय, 18th सेंचुरी के समय एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जॉन डाल्टन, 1808 में। तो आप समझो कि एलिमेंट बना कैसे, इंसान बना, अर्थ बनी, तब न एलिमेंट आया। और उस एलिमेंट को हम अब आपके सामने सीखेंगे। टाइम तो बहुत हो गया, लेकिन फिर भी इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके आगे का पढ़ाएंगे। यहाँ से एलिमेंट बताएंगे, एटम बताएंगे, मैटर, ये सब बताएंगे। मैंने पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन खत्म किया। तो साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और साइंस से अच्छा सब्जेक्ट नहीं कोई हो सकता है। मैथ, हर विषय का लिमिटेशन है, मैथ भी एक जगह जाके लिमिट हो जाती है। लैंग्वेजेस को जान ही रहे, उसका लिमिटेशन है। मैथ की भी लिमिट होती है, लेकिन साइंस अनलिमिटेड है। इसको जितना जानो, जितना समझो, उतना ही कम है। बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। तो इसलिए साइंस में खूब इंटरेस्ट बनाइए, और हम साइंस आपको बहुत बेहतर ढंग से सिखाएंगे। आपको जो भी समझ में ना आए मुझे कमेंट करिए, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जहाँ भी डिफ़िकल्टी फील करते हैं आप वहाँ पे उस जगह पर मुझे कमेंट करिए। मैं साइंस की हर समस्याओं को आपको सॉल्व करके दे सकता हूँ। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन साइंस रिलेटेड हो, आप मुझसे पूछिए, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड हो। और ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, हम आपको पूरा का पूरा साइंस बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे, मज़ा आएगा। बेस्ट ऑफ लक।